आपने चीता की ऊंची उड़ान देखी? आपने अपाचे की ताकत देखी? आपने दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र सियाचिन में हमारे सैनिकों का पराक्रम देखा? लेकिन अब जो कुछ आप देखने जा रहे हैं वो हमारे देश की सेना का जोश हाई करने वाला है और दुश्मनों के होश उड़ाने वाला है। आज नीला रंग देखकर पीला पड़ जाएगा पाकिस्तान। मॉस्को से हमारी रिपोर्ट देखकर हैरान हो जाएगा चीन। कामोव 226 क्लाइंबर हेलीकॉप्टर उन सारी अपेक्षाओं पर, उन सारी ज़रूरतों पर खरा उतरा है जिनकी भारतीय सेना ने ज़रूरत बताई थी। जितना ऊंचा रण उतना ऊंचा पराक्रम। नाम है कामोव। ये है सबसे ऊंचा लड़ैया। कामोव 226T ये एक ऐसा लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो ऊंचे कामों के लिए बना है। रूस में बने इस हेलीकॉप्टर के बारे में दुनिया जानती है कि जितना ऊंचा रण होगा उतना ही ऊंचा इसका पराक्रम होगा। दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि में भारतीय सेना को और शक्तिशाली बनाने के लिए कामोव 226T हेलीकॉप्टर की जरूरत है। भारतीय सेना को अपने पुराने पड़ चुके चेतक और चीता हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट को बदलने के लिए नए हल्के और आधुनिक हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत है। भारतीय सेना को ऐसे 200 हेलीकॉप्टर चाहिए और संभावना इस चीज़ की जताई जा रही है कि ये कामोव 226 क्लाइंबर हेलीकॉप्टर उन सारी अपेक्षाओं पर, उन सारी ज़रूरतों पर खरा उतरा है जिनकी भारतीय सेना ने ज़रूरत बताई थी। चीता और चेतक हेलीकॉप्टर 4 दशक से ज्यादा समय से सियाचिन जैसी दुर्गम जगह पर सेना का वायु रथ बने हुए हैं। ये हेलीकॉप्टर जवानों की जान बचाने से लेकर रसद पहुंचाने के काम आते हैं। लेकिन चीता और चेतक के रिटायरमेंट के बाद सेना को अत्याधुनिक तकनीकों और ताकतों से लैस कामोव 226T जैसे हेलीकॉप्टर की जरूरत है। कामोव 226T हेलीकॉप्टर 19,000 फीट की ऊंचाई पर भी आसानी से ऑपरेट किए जा सकते हैं। कामोव 226 हेलीकॉप्टर एक ट्विन इंजन का हेलीकॉप्टर है और उसके अलावा इसमें कोएक्सियल रोटर्स भी हैं, यानी एक रोटर के नीचे दूसरा रोटर। ऐसा रोटर होने से हेलीकॉप्टर को मनूवर करने में, यानी कि बुरे से बुरे हालात में काम करने में आसानी मिलती है। और उसके अलावा इन हेलीकॉप्टर्स को नौसेना के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां पर हैंगर में रखने के लिए हेलीकॉप्टर्स के जो पंखे होते हैं उनको फोल्ड करके, उनको मोड़ करके रखना होता है। ये हेलीकॉप्टर एक बार में 1000 किलोग्राम वज़न उठा सकता है। 6 से 7 सैनिक इसमें आ सकते हैं या इसमें कार्गो आ सकता है। इसको दो पायलट्स मिलकर चलाते हैं, लेकिन उनमें से इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसको एक पायलट भी चला सकता है। तो यहाँ भी एक पैसेंजर और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। पूरा कॉकपिट जो है वो ग्लास का है और इसको चलाना बहुत आसान है, इसको मनूवर करना बहुत आसान है। इसका जो पेट्रोल का फ्यूल टैंक है उसको ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया गया है जिससे ये दुर्घटना के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रह सकता है। इस टैंक को बड़ा किया गया है जिससे ये 560 किलोमीटर, एक बार ईंधन भरने के बाद 560 किलोमीटर ये चल सकता है। कामोव 226T हल्के हेलीकॉप्टर होते हैं, साथ ही इनका सेफ्टी स्टैंडर्ड भी बहुत ऊंचा है। कामोव की टॉप स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा है। गश्ती, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के साथ साथ राहत के काम में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। अब आप कामोव के कार्गो सेक्शन को देखिए और इसकी खासियत जानिए। इसका
जो कार्गो सेक्शन है उसका गेट काफ़ी बड़ा है और इसलिए उससे भारी से भारी सामान अंदर ले जाया जा सकता है। इसमें 6 पैसेंजर्स यहाँ बैठ सकते हैं और एक पैसेंजर को पायलट की सीट के बगल में बैठ सकता है अगर एक ही पायलट इसको चलाए तो। इसको इस तरह से भी डिज़ाइन किया गया है कि इसकी सीटों को हटाया जा सकता है और इसको एक छोटे से मेडिकल इमरजेंसी रूम की तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें एक मरीज और 2 डॉक्टर्स रह सकते हैं। इसका जो कॉकपिट है और जो कार्गो का एरिया है दोनों ही मॉड्यूलर हैं। मॉड्यूलर यानी इस तरीके से बनाए गए हैं कि इनको ज़रूरत के हिसाब से, मिशन के हिसाब से बदला जा सकता है। अगर ज़रूरत हो तो इसमें कार्गो भरा जा सकता है और अगर ज़रूरत हो पैसेंजर्स, ज़रूरत हो तो मेडिकल इमरजेंसी के लिए ये एक मेडिकल इमरजेंसी रूम बन सकता है जिसमें 2 डॉक्टर्स हो सकते हैं ज़रूरी साजो सामान के साथ और एक मरीज की सुविधा है। इसमें स्की भी हैं ऑप्शनल, जिनके ज़रिए इसको पानी पर या बर्फ़ में उतारा जा सकता है। कामोव को ऊंचाई पर भारतीय सेना की जरूरत के हिसाब से तैयार किया गया है और इसकी खरीद को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि सौदा जल्द हो जाएगा। दरअसल भारतीय सेना की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है हिमालय में ऊंचाई वाले इलाकों में, जैसे सियाचिन जैसी जगहों पे ऑपरेट करने की, जहां सिर्फ चीता हेलीकॉप्टर ही ऑपरेट करता है। ऊंची ऊंची पहाड़ी दर्रे हैं हिमालय में। खारदुंगला 18,300 फीट का है और इसी तरह चांगला दर्रा है जो 17,500 फीट का है। उस ऊंचाई पर उड़ने वाले हेलीकॉप्टर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है भारतीय सेना की, इसलिए हर हेलीकॉप्टर को उस परीक्षण पर खरा उतरना पड़ता है। ये कामोव हेलीकॉप्टर ने उस परीक्षण को कामयाबी के साथ पूरा किया है। ये 6500 मीटर, 6,500 मीटर यानी लगभग 19,500 फीट की ऊंचाई पर ये उड़ सकता है। इसलिए भारतीय सेना की जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल ज़रूरत है यानी हिमालय की ऊंचाइयों में काम करने की, वहाँ के लिए ये पूरी तौर पर सक्सेसफुल हो सकता है। कामोव हेलीकॉप्टर संभावना इस चीज़ की बताई जा रही है कि ये सौदा बहुत जल्दी तय कर लिया जाएगा और भारतीय सेना की मुसीबत में सबसे जो काम आने वाली चीज़ होती है हेलीकॉप्टर, वो अब कामोव 226 क्लाइंबर हो सकता है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, मॉस्को। कामोव 226T हेलीकॉप्टर कब तक भारतीय सेना को मिलेगा, यह आने वाले कुछ समय में साफ हो जाएगा, लेकिन देशहित में इससे आगे अब हम आपको पीटर द ग्रेट की सेना से मिलवाएंगे। करीब 300 साल पहले रूस पर पीटर द ग्रेट का ही शासन था। रूस के कई कलाकार अपनी वेशभूषा से उस दौर को याद करते हैं। खास बात यह है कि इन लोगों के हाथ में मेड इन इंडिया हथियार है। हिंदी रूसी भाई भाई। हिंदी रूसी भाई भाई। भाई भाई। We are very grateful for Indians colleague for these perfect muskets. Крайне это стоит हिंदी रूसी भाई भाई। मैं इस समय मॉस्को में पीटर द ग्रेट की सेना के साथ हूँ। पीटर द ग्रेट ने रूस पर 1682 से लेकर 1725 तक राज किया था और उस दौरान रूसी साम्राज्य को बहुत ज़्यादा बढ़ाया था। और इस समय मैं उसी पीटर द ग्रेट की सेना के साथ हूँ। मेरे साथ ये एक मस्केटियर हैं, उस ज़माने की मस्केट के साथ में एक तलवार है। ये भी एक मस्केटियर हैं। ये ड्रगून है। ड्रगून यानी हल्के जो आगे बढ़कर हमला करते थे वो घुड़सवार योद्धा। इन्होंने घुड़सवारी के जूते पहन रखे हैं और घुड़सवारी की पोशाक पहन रखी है। और ये भी इन्फेंट्री यानी पैदल सेना के हैं। पीटर द ग्रेट की सेना की खास बात यह है कि ये जो बंदूक है पीटर द ग्रेट की, ये मेड इन इंडिया है। दरअसल ये सारे एक नाटक कंपनी के हिस्सा हैं जो कि रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उस ज़माने की पोशाक को, उस ज़माने के फौजी हथियारों को। और इस दौरान जो इनको बंदूक मिली है वो इन्होंने भारत से बनवाई है। Ask him how he feels about this gun made in India, musket, his musket. Как вам нравится этот мушкет, который сделан в Индии? Да, он хорошо сделан, мы используем их на реконструкциях. So it is made well, and we are using them for our spectacles for our shows. Like, So, what are you depicting? что вы изображаете? Мы изображаем мушкетеров. Вот вы конкретно кого изображаете? Но мушкетера
Преображенского полка. So I am a musketeer from a regiment called Preobrazhensky. And you, Хай. gentlemen? Я мушкетер Троицкого драгунского полка. I am musketeer from a regiment which is called Troitsky Dragunsky Regiment. Was it a great regiment? Был большой полк? Нет, это был обычный полк, такой же, как большинство армейских полков, не как гвардейский полк. То есть около 1000 человек. Well, it was a regular regiment, about 1,000 men. Can you explain us about your uniform? Можете ли вы рассказать нам о вашей униформе? Разумеется. Значит, головной убор, So first a hat треугольная шляпа. is a triangular hat. Большинство европейских армий, и русская в том числе, носила эти шляпы почти весь 18 век. So most European armies, including the Russian army, were using such type of hats throughout the 18th century. Галстук – это обязательная деталь униформы уже с тех времен. Tie is a necessary part of the uniform already at that time. Представляла себя всего лишь полоску сукна It was just a stripe of cloth. или шелка, в зависимости от доходов владельца. Or silk. It depended on the income of the owner. Кафтан – это основная часть униформы. So this overcoat is the main part of the uniform. Французского покроя. It was made in France. Французского покроя. It was made according to the French fashion, or European fashion. Уже в те годы Франция задавала моду не только в дамских нарядах, но и в военной униформе. Already at that time, France was like a leader in the fashion, not only regarding the women's dresses, but also for the military uniform. वैसे खास बात यह है कि भारतीय सेना की एक रेजिमेंट की ड्रेस भी एक फ्रांसीसी ने डिज़ाइन की थी जो उस समय रंजीत सिंह की सेना में अफसर थे और उन्होंने उस रेजिमेंट की ड्रेस डिज़ाइन की थी. Tell me something more about dragoon gentleman. Расскажите, пожалуйста, немного больше о драгунах. Драгун того времени это был солдат на лошади, кавалерист. So it was a soldier, like a horse rider, it's like a cavalarian. В русской армии тогда не было отдельных кавалерийских полков. В каждом полку часть солдат передвигалась верхом на лошади. So Russian army didn't have a separate cavalry regiments at that time, but each regiment contained a certain amount of people who were horse riders. Anything more you want to add about your shoes? Big heavy shoes. А что-нибудь хотите сказать о ваших сапогах? Вот, может быть. Да, конечно, это ботфорты. Их предназначение прежде всего. So the main purpose of these high boots is to control the horse, because it should they should touch the horse body tightly in order to give commands, necessary commands to the horse. Thank you, spasiba. रूस में सेना को लेकर बहुत आकर्षण है. यहाँ विजय स्मारक है जो कि दूसरे विश्व युद्ध के विजय का प्रतीक है और वहाँ पर लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं. ये पुराने इतिहास को जीने की कोशिश है. उसी वक्त का हैट है, उसी वक्त की तलवार है, उसी वक्त का ये कफ्तान है, लेकिन गन है हिंदुस्तानी. कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, मॉस्को. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.